अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में काफ़ी मामलात ख़राब हैं पैसों के हवाले से। किन किन चीज़ों की कमी हो रही है, पेट्रोल, दालें वगैरह की मैं आगे बताता हूँ। पहले ज़रा मैं दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कल रात को मेरी आदत है कि रात को जब रिकॉर्डिंग वगैरह सब ख़त्म हो जाती है तो मैं फिर एडिटिंग बैठ के ऊपर, जब सब सोने चले जाते हैं पूरी फैमिली, तो मैं ऊपर टीवी पे कुछ लगा लेता हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ चल रही होती है और साथ में मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ। तो कल मैं जैसे ही जाके बैठा और मैंने टीवी ऑन किया तो सरफरोश फिल्म आमिर खान की चल रही थी और आखिरी सीन इसका चल रहा था जिसमें वो नसीरुद्दीन शाह आमिर खान को कह रहा होता है कि हमें धकेल दिया गया, सरहद के उस पार एक लाइन खींच ली गई और हमें यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया गया वगैरह वगैरह। तो उसमें आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह के जो डायलॉग थे उसकी यहाँ पे यूके के टीवी में नीचे इंग्लिश में अंडर टाइटलिंग आती थी। तो मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा कि उसमें मुस्लिम नाम को काट दिया गया था। जब आमिर खान कहता है कि तुम मुसलमानों की बात करते हो, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो भारत में रहते हैं, तो आप देखें नीचे अंडर टाइटल में मुस्लिम मुस्लिम को स्टार लगा के काट दिया गया। फिर आमिर खान आगे कहता है कि तुम्हारे दिए हुए हथियारों से यहाँ पे मुसलमान भी मरते हैं, तो वो भी मुसलमान को काट दिया। आप देखें कि किस हद तक इस्लामोफोबिया के नाम पे मुसलमानों को प्रोटेक्शन दी जाती है। ये एक डायलॉग भी है फिल्म का जिसको कि काटने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे पोर्नोग्राफी भी चल रही होती है यूके की टीवी पे, पोर्नोग्राफी के चैनल भी हैं। यहाँ पे वायोलेंट फिल्में सारी चल रही होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आप देखें कि किस तरह इस्लामोफोबिया को प्रोटेक्शन दी गई है पूरे सिस्टम्स में, किस तरह मीडिया, लेफ्ट का और सोशल मीडिया का इकोसिस्टम देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरी खबर मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए करूंगा कि ये मुझे कल YouTube ने इन्फॉर्मेशन भेजी है कि 2022 में मेरी वीडियोस की टोटल व्यूअरशिप 20 मिलियन रही। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी वीडियोस 2 करोड़ से ज़्यादा देखी गई हैं। ये आप सबकी कृपा है, मुझ पे ट्रस्ट है आपका, जो आपने मुझे देखा। 169 मिलियन मिनट्स मेरी वीडियोस देखी गई हैं, 1.6 मिलियन लाइक्स हुए हैं। और यह है कि आप सबका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं, मैं बता नहीं सकता कि कितना आभार है और कितना मुझ पे प्रेशर है आपके ट्रस्ट का कि मैं जो चीज़ आपके सामने लाऊं ऑथेंटिक लाऊं। अजीज़ दोस्तों, मैं आगे आपके साथ मेन इशू पे जाने से पहले एक छोटी सी खबर क्रिकेट के हवाले से शेयर करूंगा कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी ने क्लियर अल्फाज में कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट के ताल्लुकात नहीं रखना चाह रहे। सिर्फ वर्ल्ड कप वगैरह जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उसमें हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, अदरवाइज हमारी टीम इवन वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान में होगा तो उसमें भी नहीं जाएगी। हमारा कोई खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएगा और हम पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाह रहे। अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे अगर मैचेस होते हैं तो हम उसमें वो वर्ल्ड कप के, तो उसमें हमारी टीम खेलेगी। इवन अभी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था भारत में, तो उसमें पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीज़ा नहीं दिया गया। और ये मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त किया भारत की तरफ से, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, जिसका जवाब ऑफ कोर्स दिया रमीज़ राजा ने कि जाहिर है जब भारत पूरी क्रिकेट की दौलत को पैदा करता है तो फिर उनकी पोजीशन हमेशा स्ट्रांग रहेगी। और उन्होंने कहा कि भारत आईसीसी को प्रेशर में रखता है और ये हमें समझ में आती है बात
कि भारत पाकिस्तान को पूरी दुनिया की क्रिकेट को अपने प्रेशर में रखता है, क्योंकि आफ्टर ऑल क्रिकेट वर्ल्ड की सारी दौलत भारत पैदा करता है। अजीज दोस्तों, छोटी सी क्रिकेट की खबर और शेयर कर दूं कि एक आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी होती है, जो कि मेरा ख्याल है पिछले साल फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत थी, और उसमें न्यूजीलैंड जीता था और भारत सेकंड पोजीशन पे लास्ट क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप में रहा था। इस साल की जो टेस्ट चैंपियनशिप है, इसमें पाकिस्तान मुल्तान में इंग्लैंड से हारने के बाद तकरीबन दौड़ से आउट हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान का इतना ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट बचा नहीं है कि इससे कि वो अपने पॉइंट्स को इंक्रीज़ कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की परसेंटेज इस वक्त 42.4% है। इस वक्त 4 टीमें हैं जो टॉप पे जा रही हैं, जिनका चांस पूरा है कि वो उनमें से 2 टीमें फाइनल में जाएंगी। टॉप पे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया है, जिसने अब तक 4 सीरीज़ खेली हैं, जिसमें 8 टेस्ट जीते हैं और 1 हारा है। इनकी विनिंग परसेंटेज 75 है। साउथ अफ्रीका सेकंड नंबर पे है, जिसकी विनिंग परसेंट 60% है, 6 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं। श्रीलंका की 53% है, 5 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं। और इंडिया की 52.08% है, इंडिया ने 6 जीते हैं और 4 हारे हैं। तो इन 4 टीमों में से अब 2 टीमों ने आगे फाइनल में जाना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया गई है, परसों से इनका टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तो उससे पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका नीचे आती है कि ऊपर जाती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब नीचे आना मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया तकरीबन फाइनल में पहुंच गया है। श्रीलंका, इंडिया और साउथ अफ्रीका अभी दौड़ में है सेकंड टीम कौन जाएगी। इंग्लैंड भी तकरीबन आउट हो गया है, लेकिन अभी इंग्लैंड के पास थोड़ा बहुत चांस है, 44% है। पाकिस्तान ने 4 जीते हैं और 5 हारे हैं, तो पाकिस्तान तकरीबन इस दौड़ से आउट हो गया है। अजीज़ दोस्तों, अब मैं आता हूं अपनी मेन खबर की तरफ कि पाकिस्तान इस वक्त कितनी बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि ये 50 सेकंड की आप वीडियो देखें, जिसमें पाकिस्तान के कुछ यंग लड़कों से कुछ सवाल किया गया है इंडिया के हवाले से, हिंदुओं के हवाले से, जिसके जवाब सुने, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरी 23-24 करोड़ की कौम की अपब्रिंगिंग कैसी की गई है, नफरत का जहर कैसे भरा गया है। या इंडिया का नाम सुनने को मिलता है तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है? जहालत की कमी है। जहालत की कमी है? जहानत की कमी है उनमें, वो क्यों? बस वैसे ही। अरे भाई, वो लोग तो बड़े आगे निकल गए, फिर जहानत की कमी कैसे हुई? बस आपने देखा ना कि लिखा हुआ है कि इनको चीज यहीं पे मिल जानी है, सब कुछ। अच्छा, हमें ऊपर जाके मिलना सब कुछ। अच्छा, आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? इंडिया का नाम सुनते पहली चीज दिमाग में क्या आती है? हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है। दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है? क्या वजह इतनी नफरत की भारत से? क्योंकि वो, हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। अच्छा, सिर्फ मजहब की वजह से दुश्मनी है और कोई मसला नहीं है? अभी तो यही है फिलहाल। अच्छा, किसने सिखाई, किसने बताई ये बात कि मजहब की वजह से हम किसी से नफरत कर सकते हैं? हम इस्लाम ने। अजीज दोस्तों, एक सर्वे हुआ है जिससे ये पता चला है कि 62% पाकिस्तान की यंग जनरेशन पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रही है। 62%। अजीज दोस्तों, एक इसी हवाले से एक खबर ये आई है कि पिछले साल यानी इस साल 2022 में अब तक 7,65,000 लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। 2021 में 2,88,000 पाकिस्तानी बाहर गए थे और 2020 में 2,88,000 गए थे और 2021 में 2,25,000 गए थे। लेकिन इस साल 7,65,000 बाहर चले गए मुल्क छोड़ के। सर्वे ने ये कहा है कि 62% लोग पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं।
अजीज दोस्तों, ये जो 7,65,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के गए हैं ना, उसमें अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि सिर्फ 95,000 पढ़े लिखे लोग गए हैं। ऑल दो कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर पढ़ाई लिखाई भी कोई ख़ास काम नहीं करती, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का सिस्टम भी बेसिकली इतना इस्लामाइज्ड है, इतना नफ़रत से भरी हुई एजुकेशन दी जाती है कि पहले ही फाउंडेशंस में, बुनियादों में, आपके जहनों में बच्चे के ये डाल दिया जाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम किसी के दोस्त नहीं हो सकते, सिर्फ मुसलमान के दोस्त हो सकते हो, तुम सुपीरियर हो, तुम किसी से, बाकी सब तुम्हारे कमतर हैं, तुम्हारी ड्यूटी है कि उनको मुसलमान करें, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इस्लाम की एक एक चीज़ की हिफाजत करोगे, जिसके लिए जान दे भी दोगे और जान ले लोगे। ये चीज़ें जब बेसिकली अंदर ठोक बजा के बिठा दी जाती हैं, उसके बाद उस बच्चे को बड़ा किया जाता है, फिर वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, उसकी बुनियाद गंदी पड़ चुकी होती है। तो फिर भी अगर हम देखा जाए तो अगर 7,65,000 में से 95,000 पढ़े लिखे लोग गए हैं, तो बाकी 5,60,000, 5,70,000 अनपढ़ जाहिल गए हैं। अब आप सोचें कि अनपढ़ जाहिल बाहर जाके उनका क्या किरदार होगा। पढ़ा लिखा तो फिर कोई छोटी मोटी जॉब कर लेगा, ये क्या करेंगे? ये फिर क्राइम करते हैं, और फिर क्राइम विथ इम्प्यूनिटी होता है। अजीज दोस्तों, इसका बाहर जाने का सिस्टम आप में से ज़्यादातर को पता ही होगा। आजकल भी वैसा ही है जैसा मैं जब 90 में आया था तब था। जब मैं पहले 84 में सऊदीया गया था, 87 में सऊदीया से वापस कराची आया, फिर कुछ महीनों बाद दुबई चला गया, दुबई में 2 साल रहा। 90 में, अर्ली 90 में मैं दुबई से वापस कराची आया और मेरे जहन में बिठा लिया था कि अब मुझे यूरोप जाना है, क्योंकि मेरी हरकत, मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैं पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर सकता था, सऊदी अरब में, अरब कंट्रीज़ में सरवाइव नहीं कर सकता था। वहाँ के कानून इतने सख्त होते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के हवाले से, कि मेरे जैसा आदमी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। तो जब मैंने फ़ैसला कर लिया तो मैं मुख्तलिफ़ ऑप्शंस देख रहा था कि किस तरह यूरोप जाया जाता है। तो जो आसान, मतलब आसान तो नहीं, मुश्किल था, लेकिन सस्ता तरीन हल था ना, वो ये था कि तुर्की चले जाओ, और तुर्की से वहाँ पे एजेंट होते हैं, वो तुम्हें ग्रीक भेज देंगे, और फिर ग्रीस से तुम बॉर्डर टपते टपते आगे बढ़ के जहाँ पे भी जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस वगैरह जहाँ पे जाना चाहो पहुँच जाओगे। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं। तो वो यूँ करते हैं कि फिर वो तुर्की में जाके थोड़ा बहुत उल्टा सीधा काम करके 4 पैसे बनाते हैं, एजेंट के ज़रिए डंकी मार के चले गए ग्रीस से फिर आगे बल्गारिया, और जहाँ जहाँ बॉर्डर मिलता है पार करते हुए रास्ते में जिसको मामू बना सको उसको मामू बना के लूट लो। ख़ास तौर पे इनका टारगेट यंग लड़कियां होती हैं, उनके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताते हैं, उनकी दावतें खाते हैं, उनके साथ खूब, मतलब एज ए सेक्स टॉय के तौर पे उनको भी यूज़ करते हैं, और ख़ुद भी उनके लिए मनोरंजन का सामान बनते हैं। और फिर जहाँ से भी माल बनाते बनाते आगे बढ़ के ये यहाँ पे आ जाते हैं मेनलैंड यूरोप, वेस्ट यूरोप की तरफ, जिसमें फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, इटली वगैरह हैं। और फिर बहुत हुआ तो आगे कश्ती में बैठ के इंग्लैंड आ गए। अब ये इन वेस्ट में माशरों में पढ़े अनपढ़ लड़के जो आते हैं, ये क्या किरदार अदा करते हैं, ये आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्राइम रेट मुसलमानों में जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पाकिस्तानियों में, इनके लिए फिर कोई गलत काम की कोई लिमिट नहीं होती, और ये यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें करते हैं। अजीज़ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि फिर लंबा हो जाएगा। मेरे पास जो मेन ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान में सब कुछ ख़त्म हो गया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमें कुछ ही महीनों में $34 बिलियन की ज़रूरत है। पाकिस्तान को जो खाली कर्ज़े की वापसी है ना, उसके लिए 2022 में $34 बिलियन चाहिए, 2023 में 21 बिलियन, 2024 में 27 बिलियन, 2025 में 25 बिलियन,
2026 में 27 बिलियन और 2027 में 27 बिलियन। अजीज दोस्तों, आप मुझे ये बताएं कि इनके पास तो कर्जों की किस्तें वापस करना तो दूर, इनके पास रोज़मर्रा के खर्चों की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के फेडरल रिजर्व में 6.7 बिलियन डॉलर पड़े हैं, जो कि चाइना और सऊदीया के दिए हुए पैसे हैं, इस कंडीशन पे कि इसको आप खर्च नहीं कर सकते। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पे कंटेनर्स की भरमार लगी हुई है, इंपोर्ट किया हुआ सामान आ रहा है और इसको छुड़ाने के इनके पास पैसे नहीं हैं। मैं आपको इस वीडियो के एंड पे एक इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तानी, इनकी बात सुनाऊंगा जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस, क्योंकि हर कंट्री का बैलेंस सिस्टम होता है कि आप कितना एक्सपोर्ट करते हो और कितना इंपोर्ट करते हो। पेमेंट सारी डॉलर में होती है और रिसीव भी होती है। अगर आप $100 की इंपोर्ट करोगे और $50 की एक्सपोर्ट करोगे तो आप $50 माइनस में हैं, क्योंकि आप $100 दे के माल खरीद रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, और फिर अपना माल $50 का बेचते हो तो आप इंटरनेशनल मार्केट में $50 के खसारे में हैं, माइनस में। खसारा लॉस को कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान एक ज़माना था कि इंपोर्ट कम थी, एक्सपोर्ट ज़्यादा थी। 50-60s की बात कर रहा हूँ। उस वक्त पाकिस्तान में लग्जरी आइटम्स की इतनी खपत नहीं थी, ज़िंदगी आज के जैसी नहीं हुई थी, लेकिन और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत अच्छी होती थी उस ज़माने में। आज सिचुएशन ये है, और उस ज़माने में चूँकि ईस्ट पाकिस्तान भी हमारा था, पाकिस्तान का था, तो ईस्ट पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो होती थी वो बहुत होती थी। जूट मिल, कॉटन फैक्ट्रीज, गारमेंट्स की और ये सब चीज़ें ईस्ट पाकिस्तान में बहुत थी, तो बैलेंस अच्छा था। आज पोजीशन ये है कि 250 रुपये की इंपोर्ट होती है तो 100 रुपये की एक्सपोर्ट हो रही है, यानी 150 रुपये का 100 रुपये की एक्सपोर्ट पे 150 रुपये का खसारा है, लॉस है। ये आप एंड पे वीडियो देखिएगा। अभी आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि सच्ची बात यह है कि हमने IMF की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन IMF अब हमारा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। हेडलाइन है, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान्स ऑयल गैस रिजर्व्स कंज्यूम्ड, कि पाकिस्तान के पेट्रोल डीजल और गैस के रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं, सब यूज़ हो गए हैं। ये डिटेल में आपको अगर मैं बताऊं तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने अपना टोटल जो रिज़र्व है ना एनर्जी का, वो 79.8% पेट्रोल यूज़ कर चुका है रिज़र्व में से। एक तो होता है कि आप रिज़र्व होता है हर मुल्क के पास, डॉलर का, सोने का, पेट्रोल का, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका एक रिज़र्व होता है। एक होता है कि आप मंगवाते हैं, यूज़ होता है। रिज़र्व बुरे वक्त के लिए होता है। पाकिस्तान के पास मंगवाने वाला तो सिस्टम ख़त्म, अब जो रिज़र्व है इसमें से 79.8% पेट्रोल यूज़ हो चुका है, 66.6% गैस यूज़ हो चुका है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1234 मिलियन बैरल था पेट्रोल, जिसमें से 985 मिलियन बैरल यूज़ हो चुका है, और अब सिर्फ 250 मिलियन बैरल का रिज़र्व बचा है। बलूचिस्तान से जो ऑयल रिज़र्व्स आते हैं 1.84 मिलियन बैरल, इसमें से भी काफ़ी हद तक यूज़ हो चुका है। केपी के सिंध वगैरह से भी जो आ रहा है वो यूज़ हो चुका है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि हमारी समझ में ये नहीं आ रही कि पैसे कहाँ से आएंगे, और आगे चल के ये देखें कि फेडरल मिनिस्टर साद रफीक कह रहे हैं कि हमारे पास जो मिनिस्ट्रियां हैं ना, उन मिनिस्ट्री के लोगों के, एम्प्लॉइज़ के सैलरी और पेंशन देने के भी पैसे नहीं हैं। अटक रिफाइनरी ने अपना यूनिट बंद कर दिया है। अटक ऑयल कंपनी लिमिटेड ने मंगल को यह कहा है कि हम अपनी प्रोडक्शन की जो सारी रिफाइनरी की जो सारी चीज़ें हैं वो बंद कर रहे हैं,
और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमारी कंपनी का मामला बहुत ख़राब हुआ जा रहा है। और इस वक्त टोटल पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज है ना, वो 35% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। डॉलर्स ना होने की वजह से पूरे मुल्क में फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। अजीज दोस्तों, अब आप मुझे ये बताएं कि ये खबर है कि दाल होती है ना, चना दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, दालें इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं है। अब आप ये बताओ कि एग्रीकल्चर बेस्ड का कंट्री जो है, जिसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, वो दालें भी इंपोर्ट कर रहा है। साथ में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो दुनिया भर में एम्बेसीज हैं, उनमें काम करने वाले लोगों के लिए सैलरी देने को पैसे नहीं है। और मजाक इसमें फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने श्रीलंका को ऑफर की है कि पाकिस्तान तुम्हारी मदद करने को तैयार है, हम तुम्हारी मदद के लिए आगे बढ़ के आएंगे। खुद खाने को पैसा नहीं है, खुद दुनिया से भीख मांग रहे हैं और श्रीलंका की मदद करने जा रहे हैं। अजीज दोस्तों, इस मुल्क में करप्शन का ये हाल है कि एक्स चेयरमैन फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू शब्बर जैदी ने कहा है, जो इमरान खान के दौर में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन थे, इन्होंने कहा है कि मैं जब भी किसी करप्ट बंदे के ऊपर हाथ डालता था तो इमरान खान कहता था कि ये मेरा फाइनेंसर है, इसको छोड़ दो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट है 2016-2017 की कि दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट रीजन है ना, वो पाकिस्तान का प्रोविंस बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान में जो फेडरल बलोचिस्तान का जो बजट होता है टोटल, उसका 85% ऊपर खा लिया जाता है। और बलोचिस्तान में आपको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के हैंड पिक्ड पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट में होते हैं। बलोचिस्तान असेंबली के इलेक्शन में सिर्फ पाकिस्तान आर्मी जिनको जितवाती है वो आते हैं और इलेक्शन जीतते हैं और उनकी सरकार बनती है। और कोर कमांडर और पाकिस्तान आर्मी के वहाँ पे जो ऑफिसर स्टेशन होते हैं, वो टोटल लूट मार करके सारा बजट खा जाते हैं। ये तो बजट है, इसके अलावा वहाँ से इतना मिनरल निकलता है, सोना, मैग्नीशियम और गैस, पेट्रोल, क्या क्या नहीं निकलता बलूचिस्तान से, उसमें अलग लूटमार होती है। ये सिचुएशन है कि रीजन वाइज इन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है, उसमें दुनिया का सबसे करप्ट एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, जो कि टोटल आर्मी के कंट्रोल में रहता है। अजीज दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तबाह ना होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, जो सिर्फ 8 महीने से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और अब तक 175 करोड़ रुपया इनका फॉरेन ट्रिप पे खर्च हो गया है। ये पाकिस्तान सिर्फ कपड़े बदलने के लिए और सूटकेस नया लेने के लिए आते हैं, एक आध दिन के लिए आते हैं, कपड़े नया सूटकेस पैक किया फिर निकल भाई। फॉरेन मिनिस्टर का आई अंडरस्टैंड के काम बाहर जाना होता है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही जा रहे हैं। और इनके अब्बा ने कहा कि बेटा तुम जद्दी पश्ती यहाँ पे डायनास्टिक पॉलिटिक्स के वारिस हो, जैसे भारत में इंदिरा गांधी नेहरू खानदान का एक वो है, इसी तरह तुम्हारा इधर है। तुम्हारी माँ भी प्राइम मिनिस्टर थी, तुम्हारा बाप भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, तुम्हारा नाना भी प्राइम मिनिस्टर था, तुम्हारे नाना का बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, तुम्हारी माँ का चाचा भी चीफ मिनिस्टर सिंध रहा है, गवर्नर सिंध रहा है। तुम्हारा खानदान इस मुल्क को सिर्फ लूटने के लिए पैदा हुआ है। तुम्हारी फुफ्फी, तुम्हारे फुफ्फा, तुम्हारे बहनोई सब यहाँ पे पावर कॉरिडोर्स में घूमते हैं। तो अब हमने फैसला किया है कि तुम सिर्फ पूरी दुनिया घूमो फिरो, सरकारी खर्चे पे शाही प्रोटोकॉल में 7 स्टार होटलों के स्वीट्स में रहो,
घूमो फिरो बेटा। तो अब ये घूम फिर रहे हैं। अब ये गए हैं न्यूयॉर्क 1 हफ्ते के लिए। यार आप एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हो और आपका जेट लैग तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप तो या तो प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट में जाते हो, या तो आर्मी के प्लेन में जाते हो, या फिर आप फर्स्ट क्लास में जाते होगे। अगर कमर्शियल फ्लाइट में तो अव्वल तो ये लोग जाते नहीं, अगर जाते भी हो तो फर्स्ट क्लास में जाते होगे। इसमें क्या जेट लैग होगा, पूरा पलंग होता है, आराम से सोते हुए मजे से जाते होगे। लेकिन 1 हफ्ते के लिए जाना है। कॉन्फ्रेंस 1 दिन की होती है, 1 हफ्ता रहेंगे न्यूयॉर्क में। और कहाँ रहेंगे? दुनिया की सबसे महंगी होटलों के स्वीट्स में रहेंगे, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में। अब ये न्यूयॉर्क गए, चाइना ने एक G77 की मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस की है डेवलपिंग कंट्रीज की, उसमें ये कश्मीर पे 2 बातें करके आ जाएंगे, भीख मांगेंगे। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में सैलाब को आए हुए 5 महीने हो गए, अभी तक ये सैलाब के नाम पे भीख मांग रहे हैं। अभी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सैलाब के नाम पे मदद दी है। अब आप अंदाजा करें, अभी तक सैलाब के नाम पे मदद ले रहे हैं। रिस्टोरेशन किसी की नहीं हुई, सैलाब में किसी को वापस उनके घरों में नहीं डाला गया, उनका वो कुछ नहीं किया गया। अजीज दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत तेजी से अपनी लॉजिकल एंड की तरफ जा रहा है। इस मुल्क को बचाना अब अमेरिका के लिए भी मुमकिन ना होगा। बस ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी तक तो बहुत ही अच्छा खेल खेल रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से वो जो बात आ रही थी कई अरसे से, कई आर्मी जनरल्स इंडिया के ने कहा है कि हम बगैर एक गोली मारे भी पाकिस्तान का मसला हल कर लेंगे। तो अब पाकिस्तान उस सिचुएशन की तरफ जा रहा है। इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान किसी काबिल नहीं रहेगा। पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स लाइक न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब चीज़ें बेचने पड़ेंगे, ख़त्म करने पड़ेंगे, और इंटरनेशनल कंडीशंस आएंगी कि आप ये चीज़ें ख़त्म करोगे तो आपको मदद मिलेगी। फ़ौज के पास तो अपने GHQ में जाने के लिए पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं होंगे। तो ये पाकिस्तान का लॉजिकल एंड है। इकोनॉमिक हवाले से ये एक एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उनकी मैं आपको वीडियो लगा रहा हूँ। अगर मुझे कॉपीराइट का मसला हुआ तो वो हटा दूंगा। मेरी परसों की एक वीडियो थी 2-3 दिन पहले की, जिसमें मैंने वो कश्मीरी लॉयर जो हैं, हिंदू कश्मीरी लॉयर जो भारत के ख़िलाफ़ काम करती हैं पाकिस्तान ISI की तरफ से, उनके बारे में डिटेल बताई थी। उस पर ZTV की तरफ से कॉपीराइट का इशू आ गया। एक पता नहीं कोई ZTV की 1-1.5 मिनट की लगाई थी, तो वो मुझे डिलीट करनी पड़ी अपनी वीडियो। हालांकि उस पर ऑलरेडी 50-1 हज़ार व्यू हो चुके थे, लेकिन वो मुझे डिलीट करनी पड़ी। ZTV ने कॉपीराइट की स्ट्राइक दी थी। तो अगर इस वीडियो पे भी कॉपीराइट का मसला हुआ तो मैं हटा दूंगा। लेकिन ये आपके सामने मैं सारा पाकिस्तान का पोस्टमार्टम पेश कर रहा हूँ। पोस्टमार्टम नॉर्मली तो मरने के बाद होता है, लेकिन पाकिस्तान अब मेरी नज़र में तकरीबन मर चुका है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। 2003 तक हर $100 के एक्सपोर्ट पे हम $125 तकरीबन इंपोर्ट करते थे, यानी 25% खसारा था। कुछ रेमिटेंसेस थे, कुछ कैपिटल इनकम थी, कुछ थोड़े बहुत कर्जे ले लेते थे, काम चलता रहता था। अब हर $100 के एक्सपोर्ट पे $230 का इंपोर्ट है। जो 25% का खसारा था वो 125-130% खसारा हो गया। ये ना तो रेमिटेंस कवर कर सकता है, ना कोई और कैपिटल इन्फ्लोस कवर कर सकता है। हमने मजबूरन कर्जे लेने हैं। यहाँ करीब में ही मेरे घर के पास एक सुपर मार्केट है, वहाँ एक सेक्शन अलग है कुत्तों और बिल्ली के खाने का। उसमें कुत्तों और बिल्ली का शैम्पू भी है, यानी ये भी हम इंपोर्ट करते हैं। 1/3 बच्चे पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, और यहाँ कुत्तों और बिल्ली के खाने इंपोर्ट होते हैं कर्जों के डॉलर से। तो पहला मेरा मुतालबा ये है कि जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स है उस पर बैन लगा दें। उस पर टैक्स ड्यूटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बैन लगा दें, बिल्कुल बंद करें। आ ही नहीं सकता, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं आ सकती।
सेब हमें न्यूजीलैंड से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, चॉकलेट हमें स्विट्ज़रलैंड से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर के 5% लोग शायद इसे ख़रीदते होंगे, 95% लोग जो है वो तो रोज़ का 3 दफ़ा का खाना भी नहीं खा सकते। दूसरा ये है कि 17% GST पे इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती, इसको नीचे ले आए 5% पे, ताकि कारखाने काम करें, कारखाने लगे, नौकरियां भी मिलेगी और एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस भी हम जनरेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ों से रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो उसको कैसे पूरा करना है? वो हमें अखराजात कम करने पड़ेंगे, गैर तरक्याती अखराजात। ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रहे हैं? ये ऑस्टेरिटी मेजर में भैंस बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास 42 डिविजन्स हैं मिनिस्ट्रीज के इस्लामाबाद में। उसमें एक है डिवीज़न फॉर नेशनल हार्मनी, एक है नेशनल रेगुलेशन, एक है नेशनल हेरिटेज। मतलब मुझे कोई बता दें कि इसकी क्या ज़रूरत है और ये क्या काम करती है। पोस्ट ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा होता था, वो अलग मिनिस्ट्री बना दिया आपने। पोस्ट ऑफिस के पहले एक डायरेक्टर जनरल और एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते थे, अब एक डायरेक्टर जनरल और 9 एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने 20 साल में कोई लेटर पोस्ट किया हो और आपने भी नहीं किया होगा। तो मैं जब गैर तरक्याती अखराजात कम करने की बात करता हूँ तो मैं डिफेंस एक्सपेंडिचर की भी बात करता हूँ। ये अब हमें इसको खोलना पड़ेगा। और डिफेंस में 2 किस्म के एक्सपेंडिचर, एक कॉम्बैट एक्सपेंडिचर कह लें, एक नॉन कॉम्बैट कह लें। कॉम्बैट एक्सपेंडिचर पे हम बात नहीं करते क्योंकि मेरी महारत नहीं है, लेकिन हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा डिफेंस का एक्सपेंडिचर है जिसका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अगर लाहौर से पेशावर जाएं, GT रोड के ऊपर हर 40 किलोमीटर पे एक कंटोनमेंट है। ये कंटोनमेंट अंग्रेज़ों ने बनाए थे जब अफ़गानिस्तान का जंग, 3 जंग हुई अफ़गानिस्तान की, और रशिया जिसमें ज़ार था, बादशाहत थी, उससे वहाँ से ख़तरा था कि वो हमला करेगा। अब तो मॉस्को तक हमारे दोस्ताना ताल्लुकात है, ये बंद करें ना सारे, क्यों रखे हुए हैं? इसी तरह कोस्ट गार्ड है, किसी तारीखी वजह से कोस्ट गार्ड आर्मी के अंडर है, तो नेवी ने शोर मचाया कि समंदर तो हमारा किला है, हमें हैंड ओवर करें। तो बजाय इसके कि कोस्ट गार्ड नेवी को दें, उन्होंने एक और इदारा बना दिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से। अब 2 इदारे एक ही काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नॉन कॉम्बैट डिफेंस एक्सपेंडिचर में कमी करने की। अच्छा, मैं क्यों इस पर जोर दे रहा हूँ? पहली बात तो ये है कि मेरा घर का खर्चा है कुछ और आमदनी कम है, और आमदनी बढ़ने की कोई अगर उम्मीद नहीं है तो मैं खर्चा ही कम करूँगा ना। हमारे यहाँ खर्चा कभी कम करने की बात नहीं होती। जब बजट में कट लगता है, डेवलपमेंट बजट पे कम लगता है, बिजली घर नहीं बनते हैं, सड़क नहीं बनती है, स्कूल नहीं बनते, डिस्पेंसरी नहीं बनता है। लेकिन ये जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, सिविल एंड मिलिट्री, इसमें कभी कमी नहीं होती, ये बढ़ता चला जाता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए कम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो खसारा है इसकी वजह से मईशत बैठ रही है, बल्कि बैठ चुकी है। इस वक्त हम वेंटिलेटर पे है। जिस दिन हमें कर्जे मिलने बंद हो जाएगी या मईशत बैंकरप्ट हो जाएगी, हम गुजारा नहीं कर सकते। जंग जो है वो कौमी नगमे गा के नहीं जीती जा सकती। जंग के लिए आपको टैंक्स चाहिए, वॉरशिप्स चाहिए, आर्मर्ड कार्स चाहिए, फाइटर प्लेन्स चाहिए। ये सब पेट्रोल पे चलते हैं। पेट्रोल डॉलर से आता है, डॉलर एक्सपोर्ट से आता है, एक्सपोर्ट कारखाने क्रिएट करेंगे। जहाँ कारखाने बंद हो जाएंगे तो डॉलर नहीं आएंगे, डॉलर नहीं आएंगे तो हम पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमारी टैंक्स और हवाई जहाज़ और फाइटर प्लेन्स और ये सारी चीज़ें अपने साइलोज़ में रह जाएगी, हम जंग नहीं लड़ पाएंगे। तो जंग लड़ने के लिए ज़रूरी है कि मईशत मजबूत